नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि देख रहे थे, जिसमें से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये आखिरी पार्ट आ रहा है। इसके और भी पार्ट पहले से ही चैनल पे अपलोड किए गए हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का आज आखिरी पार्ट हम लोग कंप्लीट करके पूरा का पूरा पॉलिटी को समाप्त कर लेंगे। और आप लोगों को उम्मीद है कि पुस्तक बहुत पसंद आ रही होगी। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। और चूंकि आप लोगों के पास पुस्तक ऑलरेडी होगी, मैं उम्मीद करता हूं, तो उसमें आप लोग जहां ज़रूरत पड़ेगा हाईलाइट करते हुए चलेंगे और एक भी प्रश्न कहीं से हम लोगों का पॉलिटी से मिस ना होने पाए, यही हम लोगों का लक्ष्य है। तो आज देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, किसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय आता है। तो अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक इसके अंतर्गत आता है। और इसका गठन कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि गठन कब हुआ था। पहली बार तो 1950 में हुआ था। उद्घाटन तिथि 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी प्रश्न एक आध दो बार कहीं आए हैं और बाकी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये लगभग सबको रटे रटाए हैं 26 जनवरी 1950 वाले। तो 28 जनवरी वाला भी याद रखना जरूरी हो जाता है। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो प्रारंभ में 8 थे, स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था। और वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश समेत हैं, अर्थात 33+1 33 जो है हमारे न्यायाधीश हैं और एक जो है हमारे CJI, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो एक CJI है। उसके बाद फिर आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षा में बराबर आते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब लागू हुआ था, तो 1 जून 1955 से लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था, तो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ था, तो 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यता क्या है, तो वो भारत का नागरिक हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग सभी संवैधानिक प्रावधानों पे आप देखेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट रहता ही है कि भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय मतलब क्या हुआ, मतलब हाई कोर्ट हुआ, किसी राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, उसमें या तो 5 वर्ष तक न्यायाधीश अर्थात जज रहे हों, या फिर वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं दोनों में से या लगा है, एक रहना ही चाहिए। राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी ही अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उनकी राय में ये कानून का ज्ञाता होना चाहिए, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पद के लिए उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अब देखते हैं जो नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सिफारिश पर होता है। तो कोलिजियम एक बॉडी है जिसकी सिफारिश पे होता है। तो कोलिजियम के ऊपर काफ़ी विवाद भी पिछले दिनों कुछ विशेष माहौल में था कि कैसे कैसे कोलिजियम में बार बार कोलिजियम से ही बन के आते हैं हमारे जो है न्यायाधीश लोग। तो इस कोलिजियम के ऊपर विवाद भी था, तो काफ़ी उसको समझने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन वो आगे के चैप्टर में देखेंगे। शपथ दिलाता है, तो कौन इन्हें शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं और उच्च न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट को बोलते हैं। पदत्याग कौन करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके ये पदत्याग दे सकते हैं अपना। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनके बारे में कुछ प्रावधान दिए गए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद के द्वारा, तो उसको एक नज़र में देखते हुए चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि के बारे में बात किया जाता है 125 में। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कार्यकारी मतलब जो कार्यवाहक होते हैं, जो कार्य करने के लिए लगाए जाते हैं। अचानक से मतलब आप समझ लीजिए कि सीट या वैकेंसी खाली होती है या फिर वो कहीं है नहीं, तो आवश्यकता पड़ी है ज़्यादा कार्य करने के लिए, तो ज़्यादा कार्य करने के लिए जो सहायक के रूप में लगाए जाते हैं, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नहीं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब
उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर जिसे तत्काल के लिए बनाया गया है, कुछ दिनों के लिए वो कार्य करेंगे। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो जो आवश्यकता से अधिक कार्य करने के लिए जब कार्य आता है तो वो तदर्थ होते हैं। कार्यकारी न्यायाधीश तो हमारे वही हुए मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चूँकि ये कि पोस्ट खाली है। जबकि तदर्थ में क्या होते हैं कि कार्य अधिक हुआ है और न्यायाधीशों की आवश्यकता है तो उन्हें और अदर न्यायालयों से खींच के उन्हें लाया जाता है कि कार्य यहाँ पे संपन्न किया जाए। अनुच्छेद 128 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की को उपस्थित रहने के बारे में प्रावधान करता है। जबकि 129 क्या कहता है? अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय का कार्य है। तो अभिलेख न्यायालय मतलब वो जो लिखते हैं या बोलते हैं उनको एक मतलब आप उसे एक प्रिंटेड समझिए, वो उनका वचन ही बोलते नहीं है, वचन ही उनका शासन है। तो वो जो बोले हैं वो अपने आप में खुद एक कानून या उसका रखवाला होता है। तो ये आप देखेंगे कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो कथन होते हैं उस कथन को आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, तो ये एज ए प्रूफ है, उन्होंने उनकी जुबान से निकली हुई सारी चीज़ें प्रूफ होती है। जबकि आप देखेंगे किसी भी मंत्री या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधित्व तो कुछ बोलता है तो वो बोलने पे उनके निर्भर नहीं करता, उनका पैम्पलेट होना चाहिए, लिखित दस्तावेज होना चाहिए। लिखने के बाद वो जब प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ें हाँ अब होनी चाहिए समाज में, तब होती है। जबकि न्यायालय में क्या होता है कि जज जी जो बोले हैं, एक्सप्लेन किए हैं, तो एक्सप्लेनेशन को ही पूरे कानून के रूप में माना जा सकता है कि उसे एक आप समझ सकते हैं कि तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कहाँ तक है उसके बारे में प्रावधान करता है। और उसके बाद फिर आते हैं 132 से लेकर 136 तक सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार कहाँ कहाँ तक है, अपील करने के बाद ये कहाँ तक देख सकते हैं। 137 उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन, वो अपने ही द्वारा दिए गए किसी आदेश को फिर से उसका विलोकन करेंगे, मतलब अर्थात वो फिर से उसको समझना चाहते हैं उसमें क्या त्रुटियाँ। उसके बाद फिर आते हैं अनुच्छेद 141 पे, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर लागू होते हैं, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 142 जो है उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश दिया गया है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो ये ध्यान रखें 143 वाला। इसे याद करने के लिए आप समझ सकते हैं 143 बच्चे काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद ही होगा 143 का क्या मतलब होता है। प्रपोज करने के लिए एक तरीका होता है 143, तो आप यही समझ लीजिए, इससे आप याद करेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के बीच में वही कार्य हो रहा है। राष्ट्रपति जी को उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो सलाह दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी किसी चीज़ की सलाह मांगते हैं तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी हैं वो उन्हें सलाह देते हैं। जबकि ये राष्ट्रपति जी उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो ले या तो फिर उसे हटा भी दें। तो ये सलाह के बारे में प्रावधान कौन सा है, तो अनुच्छेद 143 है, कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद फिर आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, वो कैसे हटते हैं, हटाने के बारे में क्या क्या प्रावधान हमारा संविधान कहता है। आधार क्या है, कदाचार या असमर्थता, मतलब वो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। संबंधित अनुच्छेद से 124(4) और 124 के अंदर सब कॉलम 5 के अंतर्गत दिया गया है कैसे वो हटाए जाएंगे। प्रक्रिया क्या है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, प्रत्येक सदन आप देख रहे हैं मतलब लोकसभा हुआ हमारा और राज्यसभा हुआ, दोनों हुआ, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, जितनी सदस्य संख्या है उसकी बहुमत क्या होगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 लोग हैं तो आप 100 में से इमेजिन कीजिए कि 51 बहुमत हो गया, क्योंकि 50 तो बराबर हो गया, 51 एक ज़्यादा हो गया, 1 प्लस हो गया, तो ये बहुमत हो गया। और या फिर देखें तो उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। तो अगर कोई उपस्थित और मत देने वाले सिर्फ ध्यान ये, अगर अपनी कुल सदस्य संख्या है, टोटल संख्या बैठी है तब तो बहुमत चाहिए, लेकिन अगर उपस्थित उतने नहीं है, कम है, तो उसमें से 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आइए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि सीधे परीक्षा में आए हुए हैं वन लाइनर के रूप में। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया केशवानंद भारतीवाद में 1973 में, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को,
इस फैक्ट को इंपॉर्टेंट लगा ले, क्योंकि आप लोग इसमें कन्फ्यूजन करेंगे बार बार। जब ऑप्शन में आप देखेंगे एक सर्वोच्च न्यायालय रहेगा, दूसरे नंबर पे आपके राष्ट्रपति रहेंगे, तब आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि अरे यार, राष्ट्रपति वाला प्रश्न सही हो सकता है क्या। तो ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बस आपके पास एक ही तरीका है कि भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक, आप बार बार ध्यान दीजिए कि अभिभावक कौन बनाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। किसका? संविधान का। आप विशेष ध्यान देंगे जब संविधान का, तब आप भूलेंगे नहीं कि इस पुस्तक के रक्षक कौन है। इस पुस्तक के रक्षक और उसके गार्जियन बनाए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। वो जैसा चाहे वो, मतलब वो वही पढ़ के उसके ऊपर व्याख्या कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या डिटेल दी गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है तो विधि का शासन। उच्चतम न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है तो संसद में। संसद जितना चाहे उतना बढ़ा सकती है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है तो संसद द्वारा अनुच्छेद 125 एक जो सब कॉलम 1 है उसके अंतर्गत होता है। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर होते हैं तो वो कहीं पे कोई वकालत नहीं कर सकते, वो उनको बस अपने घर जाना है, उनको किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करने का आदेश होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कार्यवाहक या मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं तो 4 होते हैं। तो कोलिजियम सिस्टम में आप देख रहे हैं कितने न्यायाधीश टोटल होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा तो 4 और होते हैं, उन लोगों से मिलकर ये पूरा बॉडी गठन होती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है कहाँ से? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश की पीठ सबसे ज़्यादा बनी थी। किसमें बनी थी? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में बनी थी, जिसमें 13 न्यायाधीश एक साथ बैठे थे, तब जाके फैसला लिए थे। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है तो अनुच्छेद 142। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है तो किसे है? तो राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था? तो 1993 में भी अपनाया गया था। जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है। जनहित याचिका की माता के नाम से, किसे माता के नाम से जाना जाता है? तो पुष्पा कपिला हिंगो रानी को जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहकों की भाषा कौन सी है? तो ये दोनों की जो कार्रवाई करते हैं अंग्रेजी भाषा में ही करते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं PIL, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल नाम क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे बोलते हैं। और भारत में इसके जनक कौन है? तो PN भगवती जी हैं, जो इस समय यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1979 में हुई थी। और जनक देश कौन सा है? तो USA है, US से लिया गया है ये। विविध देख लेते हैं कुछ सूची इस समय, और विषय कितने हैं वर्तमान में, और मूल सूची में कितने थे। तो इस समय देख लेते हैं संघ सूची में 98 वर्तमान में है और मूल सूची में 97 थे। राज्य सूची में 59 थे, जो विषय वर्तमान में है 59 है, और मूल सूची में 66 थे, तो पहले से घटे हुए हैं राज्य सूची में। समवर्ती सूची में 52 है, और पहले जो मूल संविधान में थे वो 47 थे। तो मतलब राज्य से जो घटे हुए हैं वो सब जाके समवर्ती सूची में मिला दिए गए हैं, क्योंकि उस पर राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही थी, तो उसे वर्तमान सूची में समवर्ती सूची में रख दिया गया वर्तमान समय में, जिसकी वजह से केंद्र भी उसके ऊपर कार्य कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान करते हैं। 370 आप लोगों को पता है जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड था, जिसको समाप्त भी किया जा चुका है। तो 371 क ख ग ये सब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बराबर आ रहे हैं। तो 71 जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित है, और 71 क जो है वो नागालैंड राज्य से संबंधित है, और ख जो है वो असम राज्य से, और ग जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष उपबंध करते हैं। आइए अब देखते हैं उच्च न्यायालय
भारत में जो उच्च न्यायालय हैं और वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, कितने राज्यों में हैं, उनकी स्थिति। तो सबसे पहले आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में एक उच्च न्यायालय है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब एवं हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में है और दिल्ली है और फिर राजस्थान है। पंजाब हरियाणा में जो है वो हम लोगों का चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, वो दोनों जगह कार्य करता है और उसमें चंडीगढ़ जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में भी कार्य करता है। राजस्थान में है, फिर एमपी में है, फिर इलाहाबाद प्रयागराज में जो हम लोगों के यूपी में है, गुजरात जो है गुजरात में अवस्थित है, ट्राम्बे एक मुंबई में है, कर्नाटक में नीचे है, फिर तेलंगाना में भी एक नया भी चालू हुआ है और उसके बाद फिर केरल में है, फिर मद्रास जो है तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, कलकत्ता में है जो आपके पश्चिम बंगाल में है, पटना और झारखंड में है। आप यहाँ देखेंगे सॉरी पटना और उसके बाद नीचे झारखंड में भी है। उसके बाद फिर आएंगे ऊपर सिक्किम में भी एक अवस्थित है, फिर बगल में आएंगे तो गुवाहाटी में और फिर उसके नीचे आएंगे तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो इतने स्थानों पर टोटल जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। उच्चतम न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं और हम लोग आगे अभी ध्यान से देखेंगे। परिचय। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थिति है इनकी। प्रावधान क्या है, भाग 6 के अंतर्गत है, अध्याय 5 के तहत आते हैं, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय अपवाद सहित है। तो सभी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होने का ये प्रावधान रखा गया है, लेकिन अभी कुछ इसमें अपवाद हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अधीनस्थ न्यायालय क्या है, भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक के इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अब उच्च न्यायालय के बारे में विशेष जो है वो देख लेते हैं। विशेषता क्या है, अभिलेख न्यायालय है ये, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, पद धारण जो है 62 वर्ष आयु तक होते हैं। और उसके बाद फिर नीचे आते हैं पद त्याग, राष्ट्रपति को संबोधित करने की अपने हस्ताक्षर के सहित द्वारा ये करते हैं। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। आपके कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे देंगे राज्यपाल, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट राज्य की बात हो रही है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद जो मैक्सिमम ईयर है वो 62 वर्ष है और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। आइए उसके बाद नीचे देखते हैं पदच्युति कौन करते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं, मतलब पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। भारत की संचित निधि के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बराबर बनते हैं। भारत का जो संचित निधि है, भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का जो प्रावधान है वो दिया गया है अनुच्छेद 266 में। और उसके बाद व्यय की प्रक्रिया के नियम क्या है, संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं पहले संसद द्वारा विनियोग विधेयक को पारित किया जाएगा तभी संचित निधि से धन को प्राप्त किया जाएगा, उसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। संचित निधि पर भारित व्यय, कौन कौन से संचित निधि पर खर्चे लिए जा सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति जिसे आप उपराष्ट्रपति बोलते हैं, और उसके उपसभापति के वेतन और भत्ते, उनके जो पेमेंट मिलेगी, और राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और अन्य व्यय जो है इसी के ऊपर भारित होता है। उसके बाद देखेंगे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये भारत के जो बोले जाए भारत सरकार के जो वकील होते हैं सबसे बड़े, उन्हें बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उनका भत्ता और पेंशन भी इसी के ऊपर भारित होता है, व्यय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ता, पेंशन, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी वेतन पेंशन इसी के ऊपर निर्भर होते हैं, संचित निधि। तो कितना इंपॉर्टेंट निधि है आप समझ सकते हैं कि इस निधि से सरकार अगर कुछ किसी को उलटफेर करना चाहे कि मैं इनको कम दूंगा उनको कम दूंगा, तो ये सब नहीं हो सकता। संसद के ऊपर ही निर्भर करता है कि वहाँ से पैसे कितने निकलेंगे, वो किसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट के पावर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक्चुअली ऐसा बनाया इसलिए गया कि क्योंकि गवर्नमेंट स्वतंत्र रह सके, जो अदर बॉडी हैं वो स्वतंत्र रह सकें, गवर्नमेंट के दबाव में आके किसी कार्य को ना कर सके। नेक्स्ट देखते हैं राज्य कार्यपालिका। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था ठीक केंद्र स्तर की तरह ही
जो है इसकी कार्य व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य कार्यपालिका क्या है, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। नीचे देखते हैं राज्यपाल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। प्रावधान क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही जो है राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, मतलब इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होते हैं, एक राज्य के लिए एक और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये एक स्पेशल प्रावधान है कि कोई राज्यपाल कार्यवाहक के रूप में दो दो राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। नियुक्ति कौन करता है इनकी, तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। पद धारण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं ये, तो जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा चाहे तब तक ये रहते हैं। पद त्याग राष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा ये पद त्याग करते हैं। अर्हताएं क्या क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल बनने की अर्हताएं रखते हैं। विशेष क्या है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। उपलब्धियां, भत्ते तथा पद से संबंधित व्यय राज्य की संचित निधि पर ही निर्भर करते हैं। आप देख रहे हैं ये राज्य की संचित निधि से ही इनके भत्ते, पेंशन, उपाधियां वगैरह वगैरह दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से, न कि केंद्र की। कार्य क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ये कार्य करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी सलाह पर, मुख्यमंत्री जी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं और उनको शपथ भी दिलाते हैं। अंग क्या है, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। शक्ति क्या है, राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाए या सत्रावसान करने तथा विघटित करने का इनका कार्य होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ अभी आगे हो सकता है मिले हम लोगों को, हम आपको बताना चाहते हैं, जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कभी अपने राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं। अर्थात अगर इनका बर्थ प्लेस जो है, बर्थ प्लेस आप मान लीजिए कि कोई राज्यपाल जी हैं, कोई व्यक्ति है, उनका बर्थ प्लेस है यूपी, उत्तर प्रदेश के हैं, तो अगर वो कितना भी चाहें वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। इनको अदर स्टेट का ही राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे ये एमपी के बन सकते हैं, फिर उसके बाद या तो गुजरात के, हरियाणा के, कहीं के भी बन सकते हैं, लेकिन यूपी के ये नहीं बन सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसके बारे में हो सकता है आगे हम लोगों को मिले, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप लोग इसको जानते रहिएगा कि राज्यपाल अपने राज्य में कभी नहीं बनते। उनका जो बर्थ प्लेस होता है या फिर वो जहाँ के रहते हैं, उनके मूल निवासी होते हैं, उस राज्य के वो नहीं बनाए जाते, वो किसी दूसरे राज्य के ही राज्यपाल बनाए जाएंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या क्या प्रावधान है। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करते हैं ये। राज्य विधानसभा के, जैसे आप देख रहे थे केंद्र में राष्ट्रपति जी करते थे, उसी प्रकार से ये 1/6 भाग को राज्य विधान परिषद के, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 लोगों को नामित करते थे, वैसे ये 1/6 भाग को विधान परिषद में करते हैं। राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की वर्तमान में निष्प्रभावी जो है ये निष्प्रभावी कर दिएगा। वर्तमान में एक सदस्य आंग्ल भारतीय का ये भरते थे राज्य विधानसभा में, जो 2019 के प्रावधान से समाप्त कर दिया गया है और राज्य में भी खत्म है। महाधिवक्ता को ये ज्वाइन कराते हैं, नियुक्ति दिलाते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कौन कौन से ये हैं, स्वीकृति देने का कार्य इनका होता है, स्वीकृति रोकने का भी इनका कार्य होता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई अगर पारित किया गया विधेयक है, विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का कार्य, इनको अगर लगता है कि इस विधेयक को राष्ट्रपति जी के लिए रखना चाहिए तो वो राष्ट्रपति के लिए भी रखेंगे। पुनर्विचार हेतु वापस लौटाने का कार्य भी ये करते हैं, लेकिन वो गैर धन विधेयक होना चाहिए। धन विधेयक है तो वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाया जा सकता। विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर स्वीकृति देने का भी इनका कार्य है, और अध्यादेश प्रख्यापित करने का कार्य राज्यपाल जी का ही है। तो जितने कार्य राष्ट्रपति जी अपने पूरे देश के लिए करते हैं, राज्यपाल जी अपने राज्य के लिए करते हैं। न्यायिक शक्ति इनके अंदर क्या है, ये न्याय देने की इनके पास भी शक्ति है। दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन करना, विराम या परिहार करने की, और दंडादेश को निलंबन करने का, परिहार एवं लघुकरण करने का, इतने कार्य हैं। हाँ, इनको एकदम क्षमा देने की शक्ति पूरी टोटल नहीं है कि किसी को मृत्यु की सज़ा मिल गई है तो उसे माफ़ कर दे, ये राज्यपाल जी के पास नहीं होती। ये सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जी के पास होती है। बाकी लगभग सभी शक्तियाँ इनके पास समान होती है। दंड को क्षमा देना या इसका प्रतिविलाम करना, इसका मतलब ये हुआ कि किसी को अगर उम्र कैद हुई है तो उसको 1-2 वर्ष घटा देना। कठोर कारावास हुआ है तो उसको कठोर कारावास उसमें से हटा देना, कारावास सिर्फ बचा रहना, तो थोड़ा उसको लघु करी हल्का कर सकते हैं। लेकिन इतना पावर नहीं है कि किसी को अगर डेथ पेनाल्टी मिली हुई है, मौत
मिली है, तो उसे हटाने का कार्य इनके पास नहीं है, वो सीधे राष्ट्रपति जी के ही अंडर में आते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति क्या क्या है, जो वो अपने मन से कर सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है, लेकिन उनके अंदर विवेकाधीन की शक्ति उतना तो नहीं होती, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं जो संविधान में प्रावधान बने हैं। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, ये इनके विवेकाधीन की शक्ति है, उनकी इच्छा कहेगी तो वापस लौटा सकते हैं। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु आदेश देना, तो उनको जिनकी इच्छा कहेगी वो उसको बोलेंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये जिसके पास 40 विधायक हैं या जिसके पास 42 विधायक हैं उससे बोले, उनकी मर्जी करेगी 40 वाले को, तो 40 को ही बोल देंगे कि आप फ्लोर टेस्ट करके हमको दिखाइए कि आप कितना आपका सरकार बनाने के काबिल है कि नहीं है। ये उनकी विवेकाधीन शक्ति है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। किसी विधेयक पर अनुमति देने का कार्य और रोकने अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का भी कार्य उनका ही होता है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने हेतु इसका भी कार्य उनके अंदर होता है, जब उनकी इच्छा कहेगी। अगर अल्पमत है, बहुमत नहीं है मुख्यमंत्री के पास, तो वो तुरंत का तुरंत बोल देंगे कोई बात नहीं, आप बर्खास्त कीजिए, या तो आप फ्लोर टेस्ट करके हमको दिखाइए कि आपके पास बहुमत है। राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं प्रावधान। राज्य में जो हमारा विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल परिचय में इसके देख लेते हैं। भाग 6 के अंतर्गत आता है। राज्य के सभी प्रावधान आप देखेंगे भाग 6 के अंतर्गत आता है। भाग 5 के अंदर केंद्र के सभी प्रावधान आते हैं। अध्याय 3 में उल्लेख है, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक इसका उल्लेख किया गया है। अंग क्या है? विधान परिषद है, विधानसभा है और राज्यपाल है। अब यही तीनों मिलके ये राज्य का विधानमंडल बनाते हैं। अब तीनों लोगों को आप अगर केंद्र से रिलेट करना चाहें तो आप यहाँ ऊपर लिख सकते हैं संसद। अब संसद को अब सेम बॉडी आप समझ के चलिए। विधानसभा की जगह आप समझिए लोकसभा, और विधान परिषद की जगह आप समझिए, एक सेकंड, विधान परिषद की जगह आप समझिए राज्यसभा, और विधानसभा की जगह आप समझिए लोकसभा, और राज्यपाल की जगह आप समझिए प्रेसिडेंट। यही तीनों बॉडी हुई, तीनों लोग हुए। अगर आप केंद्र में जाएंगे तो तीनों लोगों को मिला के संसद बनता है, और राज्य में अगर जाएंगे तो राज्य विधानमंडल टोटल बनता है इन्हीं तीन लोगों को मिला के। सेम बॉडी है, एकदम कट कॉपी जीरोक्स। विधानसभा के बारे में आप देख ले सकते हैं। सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम 500 होनी चाहिए, न्यूनतम 60। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया। अपवाद स्वरूप सिक्किम और गोवा में 60 न्यूनतम नहीं है, सिर्फ ये 2 ठो अपवाद है, बाकी न्यूनतम 60 तो होनी ही चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। विधानसभा के अध्यक्ष अधिकार तथा कार्य क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के समान ही इनका कार्य एवं अधिकार होता है। निर्णायक मत, किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत की स्थिति में ये निर्णायक मत दे सकते हैं, वैसे मत नहीं देते विधानसभा के अध्यक्ष, जैसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। संपर्क स्थापक सदन तथा राज्यपाल के मध्य होते हैं। सदस्य हेतु अर्हताएं क्या है? सदस्यों हेतु अर्हता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। यही इसकी सदस्य होने के अर्हताएं हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं विधान परिषद के बारे में। जो हम लोगों के केंद्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये राज्यसभा के समान जो बॉडी है वो है विधान परिषद। संसद विधि द्वारा सृजन या उपबंध कर सकती है, तो यह एक ऐसी बॉडी है, इसके बारे में एक विशेष प्रावधान है। अगर आपको प्रश्न बार बार बनते हैं कि कौन सा ऐसी बॉडी है, कौन सा ऐसी सभा है जिसमें आप समझिए कि उसको भंग नहीं होता, उसको समाप्त ही किया जा सकता है। या तो उसे समाप्त कर देंगे, या तो उसे जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे, या तो उसको फिर समाप्त ही एकदम जड़ से ही कर देंगे। तो ऐसा सिर्फ विधान परिषद है, क्योंकि आप समझते थे ये राज्यसभा के बराबर, जैसे राज्यसभा केंद्र में है वैसे ही राज्य में ये विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ गिने चुने राज्यों में ही है। तो ये विधान परिषद जो है इनका ये कोलैप्स नहीं होते राज्यसभा की तरह। राज्यसभा आप लोगों को पता है हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सांसद बदलते रहते हैं। ये कभी भंग नहीं होता, ये हमेशा निरंतर चलता है। और जब से 1952 से, जब से संविधान लागू हुआ है और देश हमारा चल रहा है, तब से ये लगातार चलता है। तो बस उसी के बारे में प्रावधान है कि उसी के तर्ज पर जो राज्य में बना है विधान परिषद, उसमें भी यही प्रावधान है। लेकिन इसका सृजन किया जा सकता है और इसे डायरेक्ट ख़त्म ही किया जा सकता है। कोई राज्य अगर चाहता है कि उसे विधान परिषद नहीं चाहिए तो वो अपने विधानसभा से अपने वो पारित करके वो संसद में पेश कर दे, तो संसद उसके ऊपर कानून बना के उसे हटा सकती है।
विधि द्वारा या सृजन या उपबंध कौन करता है किसी राज्य के लिए? तो संसद ही करता है। संसद ही अगर आप अप्लाई करेंगे तो संसद ही उसके बारे में कानून बना के वहाँ पे सृजन करेगा उस राज्य में, या तो वहाँ से हटाएगा। इसके बारे में डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम आगे आपको विस्तृत पूरा चैप्टर समझा देंगे। यदि इस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से, वो राज्य अगर विशेष बहुमत से संकल्प पारित करती है तब संसद उसके ऊपर कानून बनाएगा। अनुच्छेद 171 क्या है? विधान परिषदों की संरचना कैसी है? अस्थायी सदन है ये, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य से यथासंभव निकटतम जो है निवृत्ति के वो रिटायर होते हैं और नए आते हैं। रिटायर मतलब वो हटा लिए जाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सदस्य संख्या क्या है? विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग होता है। किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। सदस्यों का निर्वाचन जो है वो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है, जैसे हम लोगों का राष्ट्रपति जी का होता है वैसे हुए। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधान परिषद अनुच्छेद 163 के बारे में प्रावधान है। राज्यपाल को सलाह और सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164(1) क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अनधिक परंतु 12% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? 15% बोले, या तो फिर 12 से कम नहीं होनी चाहिए। टोटल संख्या, कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अगर कम के बारे में, संख्या के बारे में देखें तो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे वो केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वैसे राज्य में विधानसभा के रूप में उत्तरदायी होते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में कितने कितने सदस्य हैं सभी में, वो देख लेते हैं एक नज़र में। 24 POK प्लस 83 बराबर 107 टोटल जो है वो जम्मू कश्मीर के पास हैं। और उसके बाद फिर नीचे आते हैं 68 जो है हिमाचल प्रदेश, 117 पंजाब में, 90 जो है हरियाणा में, 70 जो है उत्तराखंड में, 200 हम लोगों का राजस्थान में है, 182 जो है ये गुजरात में है, और 288 जो है ये विधानसभा की सीटें जो है ये हम लोगों के महाराष्ट्र में है। उसके बाद 40 आते हैं गोवा में है, और 223 जो है ये नीचे कर्नाटक में आते हैं। उसके नीचे आते हैं केरल में तो 140 है, और 234 जो है ये तमिलनाडु में आते हैं। और उसके ऊपर आते हैं आंध्र प्रदेश में तो 175 हैं, तेलंगाना में 119 हैं, और उसके बाद फिर उड़ीसा में आते हैं तो 146 है, छत्तीसगढ़ में आते हैं 90, 230 आते हैं मध्य प्रदेश में, और उसके बाद फिर ऊपर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में 403 सबसे अधिक हैं, मैक्सिमम है, याद रखें। 243 सीटें जो है वो बिहार में है, 81 जो है ये हम लोगों के झारखंड में है, और 294 जो है वो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है, और 70 यहाँ पे छूट गया, ये दिल्ली का था। और फिर उसके बाद ऊपर आते हैं तो सिक्किम 32, और उसके बाद फिर आते हैं मेघालय में 60, और अरुणाचल में 60, असम में 126, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, मिजोरम में 60, और उसके बाद त्रिपुरा में भी 60 होते हैं। तो इतने टोटल सीटें हैं विधानसभा की राज्यों में। पुडुचेरी में 33 है। शक्तियों का पृथक्करण, कैसे कैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। न्यायपालिका, अब देखिए न्यायपालिका विधि का निर्णय की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है कि कोई विधि है उसके बारे में निर्णय लेने का कि ये विधि कैसी है, इसके कार्य क्या है, इस विधि को अपनाया गया पूरी तरह कि नहीं अपनाया गया, उसके बारे में प्रावधान न्यायपालिका देखता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय तीनों न्यायालय उसी के बारे में प्रावधान करते हैं कि विधि के हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में प्रावधान ये करते हैं, देखते हैं। उसके बाद विधायिका विधि का कानून निर्माण एवं विधि को परिवर्तित करने का कार्य विधायिका का होता है। संसद में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें राज्यसभा आता है अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा आता है 81 के तहत। यही दोनों विधि बनाने का कार्य करते हैं।
राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अधिकतम 550 सदस्य हैं लोकसभा के। अब तीसरा जो है वो है कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से लेकर 78। विधि या कानून के क्रियान्वयन की शक्ति, क्रियान्वयन कार्य करने की शक्ति ये कार्यपालिका को दी गई है। आप समझ लीजिए 3 बॉडी है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। पूरा चैप्टर खत्म होने दीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं। नाम मात्र का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी, और प्रधानमंत्री जो हैं वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति जी निर्वाचन मंडल का द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दिया गया है। कौन कौन से निर्वाचक मंडल हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और केंद्र और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी प्रकार के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, तैयार करते हैं। मनोनीत सदस्य एक भी नहीं होते, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे तो फिर प्रश्न कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि वो बजाते हैं यही से कि मनोनीत होते हैं। और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, लोगों को पता ही होगा। एक्चुअली देखिए, कार्य करने का जो कार्यपालिका होती है, अब पूरी शक्तियों का पृथक्करण आप समझ लीजिए। न्यायालय का तो आप कार्य जानते ही हैं, वो क्या कार्य करता है। विधायिका जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत आप देखेंगे ये कार्य करने का, विधि का कानून की क्रियान्वयन की शक्ति इनके पास होती है। तो कार्यपालिका में आप विशेष ध्यान दीजिए कि जो मंत्रालय होता है, मंत्री जी जो होते हैं, या तो फिर आप राष्ट्रपति के नाम से कार्य होता है, और प्रधानमंत्री जी जो आदेश दे रहे हैं उसके नीचे, अब पूरे नीचे इसके सरकारी बॉडी आप समझ लीजिए, सरकारी, आप भी एक सरकारी कर्मचारी बनेंगे भविष्य में, तो ये कार्य सरकारी लोगों का होता है मैक्सिमम। हाँ, इनके ऊपर की जो पोस्टें हैं वहाँ पे देख रहे हैं, ये विधायिका में भी आपको, ये आपके प्रधानमंत्री जी आपको विधायिका में भी दिखेंगे और कार्यपालिका में भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कानून बनाने का भी कार्य करते हैं, क्रियान्वयन, क्योंकि इनकी सरकार बनी हुई है। बाकी इसके नीचे वास्तविक बॉडी अगर देखी जाए तो मेन कार्य इसके अंदर अधिकारीगण होते हैं, जो कार्य क्रियान्वित करने के, या फिर पुलिस जो होती है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कार्य, तो ये सब कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो तीनों आपको हमेशा क्लियर रहेंगे। न्यायपालिका किसे बोलेंगे, विधायिका किसे बोलेंगे, और कार्यपालिका किसे बोलेंगे। राज्य विधानमंडल के बारे में जो जो प्रावधान है उसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक प्रावधान दिया गया है राज्य कार्यपालिका के बारे में। राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है राज्यपाल की नियुक्ति। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वह वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 156 बोलता है कि अर्थात जब तक वो चाहे राष्ट्रपति जी तब तक रहते हैं, नहीं तो वो बीच में भी हटाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होते हैं, क्योंकि ये चुनाव के माध्यम से आते हैं, ये वास्तविक प्रमुख यही होते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है 164 अनुच्छेद के अंतर्गत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं विधानसभा में बहुमत रहने तक। जब तक विधानसभा में बहुमत रहेगा ये तब तक पद अपना धारण करे रहेंगे। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 163 के में प्रावधान है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। मुख्यमंत्री जी से बताएंगे कि ये हमारे खाद्य मंत्री हैं, ये हमारे रेलवे मंत्री हैं, ये हमारे राज्य मंत्री हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो उनको बना दिया जाएगा, राज्यपाल उन्हें बना देंगे। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, अपने आप वो समाप्त हो जाती है। महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 165 के बारे में प्रावधान है। मान लीजिए अभी किसी प्रश्न के ऊपर विवाद हो जाए, हम लोगों ने केस कर दिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 8 में ये प्रावधान गलत हुए हैं, तो इस केस को हैंडल करने के लिए राज्य के जो वो होते हैं महाधिवक्ता होते हैं, इन्हीं के अंडर में वो जाता है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस हो रहा है, कोई विधिक प्रावधान हो रहा है, तो कोर्ट कचहरी का सारा कार्य उनका देखते हैं महाधिवक्ता जी। उनके अंदर ही आता है, उनके ऑफिस से वो किसी को भेजेंगे, वो जाके उसकी जांच करवाएंगे, दिखवाएंगे, या तो फिर केस लड़ेंगे उसके अंदर जाके। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही होती है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ये पद धारण किए रहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध 3 प्रकार के संबंध हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधायी संबंध। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक प्रावधान किया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को प्रदान की गई है। जो विशेष शक्तियां हैं वो संसद को प्रदान की गई है, केंद्र को।
केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची है। संघ सूची में केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार उस पर बनाती है, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों कानून बना दिए हैं तो केंद्र का जो कानून होगा वो ज़्यादा मान्य होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है इनके बारे में, तीनों के प्रावधान को 7वीं अनुसूची में बांटा गया है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 249। आइए प्रशासनिक संबंध देख लेते हैं। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक उल्लेख और संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों का नियंत्रण, और अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु तो राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद वित्तीय संबंध के बारे में देख लेते हैं। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 और 281 के तहत प्रावधान किया गया है। भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है। राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है और कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग का गठन भी करने का कार्य इसमें किया गया है। उसके बाद फिर आइए देखते हैं आपात उपबंध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बराबर बनते हैं। परिचय, संविधान के भाग 18 में इनका उल्लेख किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आपात के उपबंध कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है एक, और राष्ट्रपति शासन एक होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। तीनों के देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल जो होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आएगा। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। किसी राज्य में अगर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? 360। ये आज तक कभी एक बार भी नहीं लगा है। प्रश्न यहाँ से बार बार बनते हैं कंफ्यूज करके कि कई बार लगे, लेकिन लगे एक बार भी नहीं। राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का आधार क्या है? बाह्य युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह, 3 प्रकार के शब्द आप जोड़े गए हैं, आप ध्यान दीजिए। किसी देश से युद्ध हो गया, या बाह्य आक्रमण हो गया, बाहर से किसी हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो गया, या हमारे देश के अंदर ही कुछ नौजवान या फिर कुछ भ्रमित लोग या तो फिर आतंकवादी या किसी भी आप समझ लीजिए वो सशक्त विद्रोह कर दिए हैं, वो बंदूक और हथियार लेके हमला करने के लिए आए हैं, तब बहुत बड़ी संख्या में, तो वो राष्ट्रीय आपात का आधार बन सकता है। स्थिति उत्पन्न होने या इसका संकट सन्निकट होने पर, ऐसा अगर आभास होता है, पूरी तरह कन्फर्म रहता है, संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। जो मंत्रिमंडल होते हैं वो ऐसा लिखित पत्र भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, तब जाकर राष्ट्रपति जी उद्घोषणा कर देंगे। उद्घोषणा का अनुमोदन जो है दोनों सदनों द्वारा होता है, विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, 1 माह के भीतर ही होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान की ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जहां राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालन का अभाव होता है, कि मतलब वहां पे जो संविधान के हिसाब से कार्य नहीं हो रहे हैं, जो राज्य है, राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो सब जो हैं वो पोस्ट पे अपने कार्य उस प्रकार नहीं कर रहे हैं जैसे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति होने पर राष्ट्रपति शासन लगने के चांसेस बन जाते हैं। विशेष क्या है? राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति ही राज्य के अंदर सारे कार्य देखते हैं। संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग होता है। उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन अपेक्षित होता है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह तक होती है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक रखी जा सकती है, विस्तार किया जा सकता है। उसके बाद चुनाव कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वित्तीय आपातकाल उल्लेख क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रपति की संतुष्टि, भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर खतरा होने की मतलब ऐसा अगर लगता है कि वित्तीय स्थिति पे कोई खतरा है, तब ये आपातकाल लगने के चांसेस बन जाते हैं। उद्घोषणा पर संसद स्वीकृति, उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के अंदर सामान्य बहुमत से दोनों संसद की स्वीकृति, दोनों सभा की स्वीकृति देना इंपॉर्टेंट होता है। आपात की अवधि कितनी है? अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रह सकता है जब तक पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न हो, ये तब तक अनिश्चित काल तक रहता है। प्रावधान क्या है? राज्य के सभी मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। और विशेष क्या है? भारत में
कभी भी ये लागू नहीं हुआ है, इसको हमने पहले ही बताया, आप लोग याद रखिए। वित्तीय आपातकाल, पैसों का आपातकाल हमारे देश में एक बार भी नहीं लागू हुआ है। वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बराबर बनते हैं। कार्य क्या है? संघ और राज्यों के मध्य करों का शुद्ध आगामों का वितरण करने के लिए कार्य दिया गया है। वित्त आयोग का मेन कार्य ये है कि केंद्र के पास जो पैसे आ रहे हैं या फिर विविध प्रकार के टैक्स के रूप में जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं उनको कैसे बंटवारा किया जाए, राज्यों को कितने दिया जाए, कितना केंद्र सरकार रखे, यह इसका मुख्य कार्य होता है। अनुच्छेद 275 के तहत राज्य की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए भी उपाय इसमें किया गया है। सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति को आयोग को निर्दिष्ट करे, ऐसे कार्य दिए जा सकते हैं। उसके बाद फिर आइए आगे देखते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग भूतपूर्व अर्थात ये पहले की बॉडी थी, परिचय इसके बारे में देख लेते हैं। संविधानेतर संस्था है, संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। परामर्शदात्री संस्था है, ये सिर्फ सिफारिश करती है, कोई ऐसा कन्फर्म ये आदेश नहीं दे सकती। गठन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा पारित किया गया है। गठन तिथि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। पदेन अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि उस समय वही देश के पीएम थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। और मुख्य कार्य क्या है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, कि भारत आगे 5 वर्ष तक किस दिशा में कार्य करेगा, कैसे जाएगा, क्या क्या इसके टास्क होंगे, जो प्लानिंग हम लोग बनाते हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर, उसी प्रकार के कार्य ये करते हैं कि देश को किस दिशा में लेके जाना। 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो ये क्या करते हैं, उस आयोग को पूरी तरह, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाते हैं। और नीति आयोग लगभग सेम उसी तर्ज पे कार्य करती है, बस केवल इसके नाम में परिवर्तन किया गया है और थोड़ा बहुत इसके अंदर भी परिवर्तित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से बराबर प्रश्न बनते हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखें आप। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया है और इसका पूरा नाम क्या है? नीति, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं, याद रखें, भूलें लें। और प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही इसके अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष का दर्जा जो है वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। तो जो उपाध्यक्ष की पोस्ट होती है कितने बराबर है आप देख सकते हैं, उनकी कितना पावर मिलती होती है। विशेष क्या है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के बारे में। ओम्बुड्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई एक संस्था है जिसका नाम है ओम्बुड्समैन। संस्था स्थापना कहाँ हुई थी? 1809 ईस्वी में स्वीडन में स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान एवं लोकपाल। लोकपाल नाम वर्ष 1963 में LM सिंघवी द्वारा दिया गया, इसका नाम है लोकपाल। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चर्चाओं में काफ़ी थे, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बराबर बनने के चांसेस। कुल 8 सदस्यीय पैनल में 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, तब जाके लोकपाल का चुनाव होता है कि लोकपाल कौन बनेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं। सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना कहाँ से की गई थी? स्वीडन में हुई थी। भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की मोरारजी देसाई जी ने ही की थी। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, योग्यता रखता है लोकपाल या का अध्यक्ष होने की योग्यता रखते हैं। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अन्यथा 70 वर्ष आयु तक पूरी होने के बीच में वो बने रहेंगे। जो भी पहले होगा उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे उस पोस्ट से। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें जो है वे समान होंगी भारत के मुख्य न्यायाधीश के। आप समझ सकते हैं CJI जो है हमारे देश के, उसके बराबर उनकी सेवा भत्ते और वो सारी चीज़ें समाहित होती हैं।
लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयन समिति जो है वो कैसे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री इसमें होते हैं, जितने लोग बनते हैं लोकपाल के चुनाव बॉडी में, जितने लोग वोटिंग करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, अर्थात आप समझ ले जो सबसे बड़ी दल जो विपक्ष की होती है वो उसके नेता होते हैं। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के ही होंगे। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता होते हैं, जिनके बारे में अच्छी से नॉलेज हो, जिन्हें राष्ट्रपति जी अच्छा समझे उनको भेजते हैं। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उट्समैन का एक शब्द है, स्वीडन भाषा का शब्द है। उट्समैन का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का प्रतिनिधि, जो लोगों को प्रतिनिधित्व करे लोगों का। भारतीय उट्समैन को जाना जाता है लोकपाल के नाम से जाना जाता है। लॉ लिबर्टी एवं सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्र गड़कर जी इसके लेखक हैं। भारतीय संदर्भ में देखते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण और उट्समैन के समकक्ष एक पोस्ट बनाई गई, जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देके इस पोस्ट को जनरेट किया गया, बनाया गया। केंद्रीय स्तर पर लोकसभा एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था केंद्र स्तर पर गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय है। ये एक अध्यक्ष और 8 से अधिक सदस्यों का प्रावधान ये करते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 8 से अधिक सदस्य होते हैं इसमें। संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष जी पहले लोकपाल हैं हमारे देश के। महाराष्ट्र भारत का प्रथम राज्य है जो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में करने वाला पहला राज्य था। उड़ीसा जो है लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य था, जो 1970 में किया था। आइए कुछ समितियां देख लेते हैं। वोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित समिति है वोहरा समिति। राजमन्नार आयोग जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश करने वाला राजमन्नार आयोग है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट बना भी रहता है ये आयोग, तो ध्यान दीजिए। गैर संवैधानिक निकाय है ये, संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो इसे याद रखें, गैर संवैधानिक है। गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति हेतु गठित समिति की संरचना, जो नियुक्ति करते हैं उस समिति में कौन कौन से लोग उपस्थित होते हैं? तो पीएम जी होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। इतने लोग इसमें उपस्थित होते हैं। शक्ति क्या है? सलाहकारी प्रकृति की शक्ति है, ये कोई मतलब फोर्सेबल शक्ति नहीं है, सिर्फ सलाह दे सकती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी प्रावधान देख लें। गठन कब हुआ था? वर्ष 5 जनवरी 1966 को, और वर्ष 1967 में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष थे और 1966 में इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई बनाए गए थे। और भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव यही आयोग सबसे पहले दिया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। संविधान के प्रमुख भाग एवं विषय एवं संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं एक नज़र में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बराबर बनते हैं, कौन सा भाग में कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो इसे ध्यान दें। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। भाग 2 नागरिकता, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद। मूल अधिकार जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है, 12 से लेकर 35 तक इसके अनुच्छेद हैं। और भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 का मूल कर्तव्य है, 51 का है ये इसका अनुच्छेद। और 5 जो है वो संघ सरकार है और 6 जो है वो राज्य सरकार है। संघ सरकार 52 से लेकर 151 तक इसका प्रावधान है, जबकि राज्य सरकारों का 152 से लेकर 137 तक इसमें प्रावधान दिया गया है। भाग 9 जो है वो पंचायत के बारे में दिया गया है और जो 243 से लेकर 243 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं।
फिर उसके बाद फिर आते हैं भाग 9 का नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है। 243 त से लेके 243 य छ तक। उसके बाद 9-11 जो है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध दिया गया है। 245 से लेकर 263 इसका अनुच्छेद है। और भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग 224 से लेकर 229 तक इसमें प्रावधान दिए गए हैं। और उसके बाद फिर आते हैं तो भाग 16 अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक प्रावधान किया गया है। और भाग 17 जो है वो राजभाषा के बारे में बात करता है, 343 से लेकर 351 तक। और भाग 18 जो है आपात उपबंध के बारे में बात करता है, 352 से लेकर 360 तक। और भाग 20 जो है वो संविधान का संशोधन के बारे में बात करता है, जिसका अनुच्छेद है 368 368। विविध देख लेते हैं कुछ। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? जब टाई होता है तब करेंगे। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में अब थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था 2 प्रकार के हैं, एक शहर में एक गांव में। लॉर्ड रिपन जो है वो भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता माने जाते हैं। बलवंत राय मेहता 1957 में पंचायती राज का शिल्प इन्होंने प्रस्तुत किया था, इन्होंने ही सुझाव दिया था। कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर, तीनों। उसके बाद फिर कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 343 घ 3 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पंचायत राज व्यवस्था प्रभाव में आई 24 अप्रैल 1993 को। पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, तो नागौर राजस्थान जिला से उद्घाटन इसका किया गया था। अन्य संबंधित समितियां जो हैं वो देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। JVK राव समिति 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। PK थंगुल समिति 1988 में। ये मैच द फॉलोइंग में आता है, आप लोग इसका डेट ध्यान में रखें। पंचायती राज द्वितीय स्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिए थे द्विस्तरीय, तो ये अशोक मेहता जी दिए थे। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था, तो GVK राव समिति ने ऐसा कहा था कि ये बिना जड़ की घास है। सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों के लिए ही होता है पंचायतों का गठन। गांव के जो लोग होंगे उन्हें तो एकदम आसानी से इसके बारे में पूरा पता होगा। जिला परिषद गठन अप्रत्यक्ष रूप से अपने में से ही सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने में चुना जाता है, जबकि ग्राम पंचायत जो है इसका जो चुनाव होता है सरपंच का, वो तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है ग्राम पंचायत का। शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में देख लेते हैं। संवैधानिक दर्जा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये भी प्रस्तुत किया गया था। जो ग्रामीण था वो 73वां था और 74वां शहरी था, लेकिन सन दोनों के एक ही हैं, 1992। भाग 9 का जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में, इसका प्रावधान किया गया, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नगर पालिका में क्या क्या होता है? नगर निगम होता है, नगर पालिका परिषद होता है, नगर पंचायत होते हैं। 3 प्रकार से मिलकर नगर पालिका का निर्माण होता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी कब हुआ? तो 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया था। संविधान के भाग 9 को में शामिल अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 छ तक है। भारत में शहरी स्थानीय शासन है, तो 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। यही 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं। तो इसमें से आप कौन कौन से देख सकते हैं? नगर निगम है, नगर पालिका है, अधिसूचित क्षेत्र समिति है, नगर क्षेत्रीय समिति है, छावनी परिषद है, नागरिक क्षेत्र है, न्यास पत्तन है,
विशेष उद्देश्य के लिए गठित एक एजेंसी है। इस प्रकार के 6 शासन बने हुए हैं, 6 प्रकार की पालिकाएं बनी हुई हैं जो स्थानीय शासन शहरों के लिए प्रावधान करते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के दल की मान्यता कैसे मिलती है, इसके बारे में भी अब प्रावधान आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय दल की मान्यता, चुनाव चिन्ह, आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधोलिखित 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है जो यथा है। मतलब 3 चीजें दी गई हैं जिसमें से एक अगर किसी का पूरा हो गया तो वो बन जाएंगी। यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2%, आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाएगा, सीटें जीतती हैं तब जाके वो बन जाएंगी। या तो फिर यदि उस पार्टी के प्रत्याशी को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 6 लोकसभा सीटें प्राप्त हों तब वो बन जाएंगे। अन्यथा यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती हो तब वो पार्टी पूरे देश भर की पार्टी बन सकती है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसी के अंतर्गत हम लोगों का आचार संहिता भी लगता है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदत्त की जाती है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को वर्ष 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली थी। राज्य स्तरीय दल की मान्यता कैसे मिलती है, अब उसके बारे में प्रावधान देखते हैं। चुनाव चिन्ह, आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य विशेष में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु निम्नलिखित में से एक शर्त को पूरा करने के लिए, सिर्फ एक ही शर्त को पूरा करना है, एक शर्त को पूरा करने की आवश्यकता होती है। उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत जो है 6% एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3 सीटें जो 2.51% से अधिक हो को 1% मान लिया जाएगा या न्यूनतम 3 सीटों में से जो भी अधिक हो प्राप्त होना चाहिए। अथवा उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट या राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भाग प्राप्त हो। अथवा उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो, यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय जो हैं राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से हैं, तो एक भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी जिसे बसपा बोलते हैं, उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा, और उसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। अब उसके बाद देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2005 में आया था, कब, आरटीआई का अधिनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लोकसभा में पारित हुआ था 11 मई 2005 को, राज्यसभा में 12 मई 2005 को, राष्ट्रपति जी स्वीकृति दिए थे 15 जून 2005 को। 15 अक्टूबर 2005 से जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में प्रभावी हो गया था। जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लागू हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगने जाने के कारणों को देना आवश्यक या अपेक्षित नहीं है।
उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर 2014 में कहा था। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना है। सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में। सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भाग भी माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता हो। आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। सूचना के अधिकार का अभिप्राय यह है कि किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच हो। आरटीआई के दायरे में शामिल भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल नवंबर 2019 से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जो 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया था। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिससे संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है, उनके संविधान में ही दिया गया है। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में इसका प्रावधान किया गया है। सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल CERC अहमदाबाद द्वारा। वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून प्रारूप सौंपा गया तो जस्टिस BB सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था HD सौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था तो तमिलनाडु वर्ष 1997 में। आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सूचना के अधिकार में शामिल कार्य दस्तावेज अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों का प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त करना और सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क और कैसेट, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्राप्त करना। प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकारी PIO की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना PIO का दायित्व होता है। मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंध होने पर 48 घंटे के भीतर ही सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख जिससे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं उसको नहीं रखा गया है। राज्य व्यवस्था में विविध देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो हैं, तो ये बस लास्ट पेज बचे हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पे हैं। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा किसने बोला था, अंबेडकर जी ने बोला था। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिलती है। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने का कार्य दिया गया। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की बात की गई है। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 169 विधानसभा में विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव रखा गया है, मतलब इसमें प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 159 में अभी आप जल्द में देखेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल ने इस अनुच्छेद का उपयोग करके वहाँ पे विधान परिषद बनाने का प्रावधान करने का प्रयास कर रहा है। अनुच्छेद 350 का शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और अनुच्छेद 344 राजकीय भाषा आयोग 1955 में बीजी खेर के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 43 मनरेगा से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय SC आयोग का गठन और अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय ST आयोग का गठन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब आइए कुछ आयोग समितियां केस देख लेते हैं संबंधित क्षेत्र से। आयंगर रिपोर्ट जो है वो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करता है और राजमन्नार आयोग IAS और IPS पद समाप्त करने की सिफारिश करता है। तो कौन कौन से IAS और IPS पद को समाप्त करने की सिफारिश कौन करते हैं? राजमन्नार आयोग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। MN वेंकटचलैया संविधान समीक्षा आयोग और दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन से सुधार से संबंधित है। गोलकनाथ केस जो था वो उच्चतम न्यायालय में पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित करने के बारे में ये केस लड़ा गया था। संबंधित व्यक्ति और उनके महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। G. ऑस्टिन, इनका कथन है भारतीय संघवाद और सहकारी संघवाद, इन्होंने ही दिया था। KC व्हीयर जी, कई बार पूछा गया है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, KC व्हीयर जी का कथन है। हृदयनाथ कुंजरू जी, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा, इन्होंने कहा था। उसके बाद कुछ वर्ष और घटनाएं देख लेते हैं। 30 जनवरी 1990 SC एंड ST अत्याचार अधिनियम 1989 आया हुआ था। 1952 जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार परियोजना है। 1987 भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में प्रावधान है। 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट आया हुआ है। और 1986 जो है बाल मजदूर और 1992 जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में प्रावधान है। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास भाग 9 में दिया हुआ है, अनुसूची 11 में है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। पंचायती राज राजसूची का विषय है, ये राज्य का विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय टोटल दिए हुए हैं। संसद जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 243 इसके अनुच्छेद है। इसमें ग्राम सभा होते हैं, पंचायतों का गठन होता है, पंचायतों की संरचना होती है, स्थानों का आरक्षण होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला के बारे में इसमें आरक्षण दिया गया है। पंचायतों की अवधि पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक और सदस्यों की निर्भरता 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष में पंचायती चुनाव आप लड़ सकते हैं, तो आपकी उम्र अगर 21 हो गई है तो आप चुनाव जरूर लड़ें। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, पंचायतों की कर उगाहने की शक्तियां और उनकी निधियां और वित्त आयोग का गठन, ये सब ये आई के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। तो ये विशेष प्रावधान जो संविधान में दिए गए हैं अनुच्छेद के अंदर। प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं वो भी देख लेते हैं एक नज़र में। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत अनुसूची में उल्लेखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बाहर रखा गया। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था, जिसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो करने का प्रावधान किया गया। पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में आया। दादर एवं नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन 61 में आया। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संविधान संशोधन 1962 में आया। गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हो गए। 24वां संशोधन आया, संविधान संशोधन जो 1971 में आया। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 31वां संविधान संशोधन 1973 में आया। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई।
36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में आया। भारतीय संघ में सिक्किम को पूरे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। भाग 4 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया और राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई, एक से अधिक बार वो वापस नहीं भेज सकते। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया इसे संविधान संशोधन में। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारी को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान इसी में किया गया। 52वां संशोधन अधिनियम 1985, जिसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है, जिसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 58वां संविधान संशोधन 1987, संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं 61वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 1988 में। जो मतदान देने की आयु थी ये न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और 69वां संविधान संशोधन 91 में आया। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई, तो एनसीआर बनाया गया 69वें संविधान संशोधन 91 में। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक लगा दी गई। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का करने की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 51 के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 91वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य विधान परिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना होगी तथा 12 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। 97वां संशोधन अधिनियम 2001 में आया। 2011 में सरकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समिति नाम का नया भाग 9ख जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया। यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान किया गया। 101वां जीएसटी से संबंधित है, जो 2016 में आया। फिर उसके बाद आते हैं 102वां संविधान संशोधन, जो 2018 में आया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन, जो 2019 में आया। सामान्य वर्ग के लिए गरीबों को आर्थिक रूप से 10% आरक्षण दिया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया। और उसके बाद फिर 104वां संविधान संशोधन आया, जो 2019 में आया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का प्रावधान किया गया, कि जो आंग्ल भारतीय थे उनको समाप्त किया गया। राष्ट्रीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं एक नज़र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा इनका चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है उसका कमल का फूल है, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी हाथी, असम को छोड़कर इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई हसिया एवं बाली इनका चुनाव चिन्ह है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, हसिया हथौड़ा एवं तारा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP जो है इसका घड़ी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, जोड़ा फूल, एक जोड़ा फूल है इसमें दिया गया है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, इनकी जो चुनाव चिन्ह है वो पुस्तक है। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने GS दृष्टि घटना चक्र की भारतीय राज्य व्यवस्था को एकदम पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मित्रों ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर मित्रों पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा, और आपको कैसे कैसे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताते रहें। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।